हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फ्रॉम बेसिक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और आप लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू नॉलेज और लर्निंग पा सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जिसमें मैंने बैटल ऑफ बक्सर में बताया था कि बैटल होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट हुआ था उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम टू। तो क्या थी ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी जो साइन की गई थी 1765 में और जगह थी इलाहाबाद, जो कि आज के टाइम में यूपी है। तो ये साइन की गई थी बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू और शुजा-उद-दौला के बीच में। देखिए, शाह आलम जो है वो मुग़ल एम्परर है और शुजा-उद-दौला है वो है नवाब ऑफ अवध। तो यानी ये दोनों कंबाइन हुए और इन्होंने ट्रीटी साइन की रॉबर्ट क्लाइव के साथ में। अब इस ट्रीटी का जो है वो मेन प्रोविज़न क्या था, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, शाह आलम के साथ में क्या क्या कंडीशंस रखी गई थी और किस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया गया था। तो सबसे पहले है कि मुग़ल एम्परर शाह आलम टू के साथ में ब्रिटिशर्स ने क्या साइन किया था। वो उसका पहला कंडीशन था कि उन्होंने जो है वो दीवानी राइट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स को दे दिए गए। यानी कि जो मुग़ल एम्परर शाह आलम ने ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स दे दिया था। दीवानी राइट्स क्या होता है? दीवानी राइट्स होता है कि आप जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, यानी टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो मुग़ल एम्परर पहले खुद कलेक्ट करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो रेवेन्यू यानी जो टैक्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। इसी को ही कुल कंबाइनली कहा गया है दीवानी राइट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अभी तक मुग़ल एम्परर के साथ में ही चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या किया गया था कि जो कंपनी है उसने अग्री किया कि वो 26 लाख रुपीस पर ईयर एज अ पेंशन एम्परर को पे करेंगे। अब ये आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स अपना दिमाग बहुत पावरफुल तरीके से इंडिया के अंदर यूज़ किए जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसलिए राज कर पाए। पहला कि एक तो हमारे अंदर मतभेद बहुत था, दूसरा हमारे राजाओं में आपसी यूनिटी नहीं थी, और तीसरा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ऐसे बहुत मेजर फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से हम पर इंडियंस पर काफ़ी समय तक ब्रिटिश सरकार ने राज किया। उसमें से 3 मेजर फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इसमें यह था कि जो एम्परर है वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में ही रहेगा। इसका मतलब ये था कि एम्परर जो है उसको इलाहाबाद में ही रहना है और ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर में रहना है। दूसरा, कोई भी बड़ा डिसीजन बिना ब्रिटिश अप्रूवल के वो एम्परर नहीं ले सकता है। तो कुल मिला के आप देख ही रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स पहले ट्रेडर्स बन रहे थे, अब वो धीरे धीरे रूलर्स बनना शुरू हो गए थे। दूसरा इसके अंदर था शुजा-उद-दौला के साथ में उनकी डील, जो कि नवाब ऑफ अवध था। तो शुजा-उद-दौला के साथ ब्रिटिशर्स ने क्या ट्रीटी में इन्वॉल्व किया, उन्होंने उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया, क्योंकि वो डायरेक्टली जो ब्रिटिशर्स हैं वो डायरेक्टली रूल करना नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक उनका जो कंट्रोल है वो इस्टेब्लिश इतनी मजबूती से नहीं हुआ था। उनका पावर था, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो पूरे इंडिया पर कंट्रोल पा सके। तो उन्होंने शुजा-उद-दौला को वहाँ पर रखा, लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली था। ही वॉज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी अप्रूवल्स हैं, जो भी परमिशंस हैं, वो सब किसके अंडर में थी? वो सब कुछ ब्रिटिशर्स के पास में थी। उसके बाद में शुजा जो है उसको 50 लाख रुपए एज अ पेनल्टी पे करना पड़ा ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उसने उनके अगेंस्ट में बैटल किया था। तीसरा, ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिश आर्मी जो है वो नवाब के किंगडम में रहेगी। नवाब उन्हें वहाँ पर रहने से मना नहीं कर सकता, उन्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तो ब्रिटिशर्स अब देखो डुअल गेम खेल रहे हैं, यानी उन्होंने पेनल्टी भी भरवाई,
उन्होंने वहाँ पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रख दिया जो कि खुद एक इंडियन है, जो कि खुद वहाँ का रूलर है। ब्रिटिशर्स अभी तक नहीं आया है कोई भी लीडर कि मैं वहाँ पर रूल करूँगा, सिर्फ वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया को ही इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपनी ब्रिटिश आर्मी खड़ी कर दी, जिसकी मेंटेनेंस का पैसा कौन देगा, इंडियन रूलर, यानी वहाँ का जो वो नवाब है वो, और नवाब उस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था। तो देखो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे डुअल गेम खेलते जा रहे थे और हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे। हम इंडियंस जो हैं उन पर ट्रस्ट कर रहे थे और उनके जो है पूरे चक्रव्यूह में हम धीरे धीरे फंसे जा रहे थे। और तीसरा था कि अब देखो नवाब क्या हो गया, अब डिपेंडेंट हो गया ब्रिटिशर्स के ऊपर, यानी वो नवाब तो है, टाइटल है, लेकिन टाइटल के पास में कुछ भी पावर नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत इम्पोर्टेंटली, बहुत सटीक तरीके से हम इंडियंस के माइंड के साथ, हमारे इमोशंस के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारी हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत नज़दीक से समझा और अपने मतलब से उसे यूज़ कर हमें इंडियंस को आपस में तोड़ने की पूरी कोशिश की, जिसका नतीजा हमें काफ़ी सालों तक भुगतना पड़ा। इसके बाद में देखिए अब ब्रिटिशर्स के पास में क्या आ जाता है, ब्रिटिशर्स को क्या क्या मिल गया, उन्हें पावर मिल गया, उन्हें मनी मिल गई, उन्हें लैंड तक मिल गई, इसके साथ साथ उन्हें परमानेंट इनकम मिल गई, क्योंकि वो अब टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, लोग उन्हें टैक्स दे रहे थे, है ना। तो उनके पास इनकम का सोर्स भी आ गया और इसी के साथ साथ उनके पास में पॉलिटिकल कंट्रोल भी आ गया। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो डायरेक्टली रूल नहीं करेंगे, लेकिन वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अब खुद को आगे रख दिया तो हो सकता है रिबेल हो जाए, रिवोल्ट हो जाए उनके अगेंस्ट। लेकिन उन्होंने बहुत स्मार्टली एक वहीं हमारी कंट्री के ही नवाब को रूलर बनाकर उसको टाइटल तो दे दिया, ताज पहना दिया, लेकिन उससे सारे पावर ले लिए, उसे अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। और ऐसा वो किसी एक स्टेट में नहीं, उससे जुड़े उसके आसपास के हर क्षेत्र में, हर एरिया में ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपना काम करना शुरू हो गई। उन्हें रियलाइज़ होने लग गया कि यहाँ पर हमें एक्चुअल में कैसे काम करना है। तो ये एक लैंडमार्क था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि वो अपनी जड़ें धीरे धीरे भारत के अंदर मजबूत कर रही हैं।